Hey there, hope you are doing well. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी पहली प्लेलिस्ट आएगी वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड, तो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड ये लॉजिक बेस्ड होता है। लॉजिक बेस्ड, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैथ्स का फॉर्मूला सीखा और हर क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जनरल एप्टीट्यूड आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है। तो जनरल एप्टीट्यूड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज एनालिटिकल एंड थर्ड इज स्पेशियल। तो जो हम पहली प्लेलिस्ट जो हम बना रहे हैं वो क्वांटिटेटिव को कंसिस्ट करेगी। तो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी से डील करता है। इट डील्स विद नंबर। और क्वांटिटेटिव के अंदर ही एटलीस्ट लगाओ 20 से 25 टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक आज हम कवर करने जा रहे हैं। So topics to be covered. First is concepts of average. Second is difference between average and mean. Third is logical approach to the questions. And third is brainstorming to the topic. तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एवरेज की हम बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नॉर्मल एवरेज, जिसे हम मीन भी कह देते हैं। सेकंड इज फेवरेबल एवरेज, जिसे हम मोड कह देते हैं। और थर्ड इज मिडल एवरेज, जिसे हम मीडियन भी कह देते हैं। तो मीडियन बेसिकली होती है मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू कोई भी डेटा गिवन है उसकी जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी उसे हम मीडियन कहेंगे। और मोड कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है। और नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। चलो ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया। लेकिन एप्टीट्यूड में बेसिकली एवरेज होता क्या है? सो इट इज़ एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड कर देना और जो वैल्यू मिलेगी उसे ही हम एवरेज कहते हैं। तो बेसिकली हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम के पास हमने लेट किया कि 15 रुपीज़ है, मोहन के पास हमने लेट किया 20 रुपीज़ है, और शाम के पास हमने लेट किया 25 रुपीज़ है। तो हमको ना इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप खुद सोचो कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, जैसे शाम के पास ज़्यादा है और राम के पास कम है दोनों से, तो मैं इसमें से इसके 5 रुपये उठा के इसको मैं अगर दे दूं तो क्या होगा? इसके पास 20 हो जाएंगे, शाम के पास। मोहन के पास तो 20 थे ही थे, और इसके भी 20 हो जाएंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि सबके 20 हो गए। तो इसका जो एवरेज है वो 20 आ जाएगा इस केस के अंदर। हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। जो भी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, ये वाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये कैसे आया अभी बताते हैं। ये देखो, आपने एक बकेट ली। आपने क्या किया, इसके भी 25 रुपीज़ जो शाम के थे इसमें डाल दिए, आपने अपने पास रख लिए। और जो शाम के थे, राम के थे और मोहन के थे, वो भी आपने इस बकेट में डाल दिए। सबके आपने डाल दिए। तो फिर आपने देखा टोटल कितने हैं, ये टोटल हो गए 60। तो अब मैंने आपको कहा कि इसको इक्वली डिवाइड कर दो। इक्वली डिवाइड करने पे आपने 20 20 20, अभी 20 के आपने इक्वली डिवाइड कर दिए। अभी आपने राम को दे दिया, एक मोहन को दे दिया, और एक शाम को दे दिया। तो फॉर्मूला देखो, यही तो था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 थी, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी आपकी? 3 थी। तो ये 20। तो ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप खुद सोच के भी कर सकते हैं। तो अब एक नोट देखते हैं। एवरेज एंड एएम आर नियर बाय, मतलब वो लगभग लगभग सेम होते हैं। बट एवरेज का एग्जैक्ट मीनिंग एएम नहीं होता है। तो चलिए अब इसका प्रूफ भी देखते हैं कैसे। तो मैं ना 2 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा ये समझाने के लिए कि एवरेज और एएम सेम नहीं है। तो पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एवरेज देखो, एक गिवन डेटा है हमें 18, 15, 0, 2 और 7। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकालते हैं। देखिए, 18 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। और एएम 18 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर मैंने 0 इंक्लूड किया है एएम के अंदर, बट यहाँ पे मिसिंग है। एवरेज के अंदर मिसिंग है। तो हम इंक्लूड नहीं करते। अभी रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं करते। लेकिन अभी देखो, जो अभी वैल्यूज़ आ रही हैं ये टोटली डिफरेंट है। तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अभी रीज़न बताता हूँ कि ऊपर एवरेज के अंदर हम क्यों नहीं करते।
इट इज़ नॉट इक्वल व्हेन इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा इज़ नॉट गिवन। तो ये जो 18, 15, 0, 2, 7 है, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे रखी है कि क्या है, या तो ये टेम्परेचर है या किसी की एज है या कुछ है, ये जस्ट एक नंबर्स है। तो एवरेज के केस में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक एक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो। तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये देखो, यू आर गिवन विथ टेम्परेचर्स ऑफ हैदराबाद सिटी ऑफ 5 डेज़। तो अब एक इन्फॉर्मेशन हो गई है, ये टेम्परेचर्स हैं, ये 18 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 2 डिग्री है, 7 डिग्री है। तो अब मैं इसका एवरेज निकालूँगा, तो 18 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 5, 18। अब इसका मीन निकालेंगे, 18 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 5। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल। तो आपने मतलब फ़र्क देखा इसके अंदर कि इक्वल कब होंगे और इक्वल कब नहीं होंगे? अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर उस डेटा का कोई मीनिंग है, जैसे किसी की एज हो या फिर कोई टेम्परेचर गिवन हो या फिर कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो, तो ही हम एवरेज के केस में उसको इंक्लूड करेंगे 0 को, वरना फिर 0 को नहीं करेंगे अगर वो जस्ट एक नंबर हो, और मीन के अंदर तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। सो एवरेज इक्वल टू मीन व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, जैसे कि अभी हमने देखा। तो चलिए अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं, एवरेज एंड एएम का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब हमको गिवन है कि हमको एएम निकालना है एंड एवरेज भी निकालना है, और हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो एएम तो डायरेक्टली निकाल देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप कहेंगे कि एवरेज भी ऐसे ही निकाल देते हैं, चलिए निकालते हैं। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार। हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड दी एवरेज एंड एएम, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि हमको किसके बेसिस पे निकालना है, स्पीड या टाइम, और हमने डायरेक्टली स्पीड के बेसिस पे निकाल दिया, तो जो कि गलत है। देखो एएम के केस में तो हमको जो भी गिवन होता है उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, इक्वली डिवाइड कर देना होता है। बट एवरेज के केस में हमको मेंशन होना ज़रूरी है, वरना हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे इसके। तो मैं लेट करता हूँ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ऑफिस है और ये होम है, ठीक है। तो जब आप ऑफिस से होम गए तो लगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए आप, और जब घर से ऑफिस आए तो लगे 30 किलोमीटर पर आवर। जब घर से आप ऑफिस गए तो 30 किलोमीटर पर आवर, सुबह का टाइम था, आप तेज चला के चले गए। लेकिन जब ऑफिस से घर आए, रात को ट्रैफिक मिला तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बेसिकली अब क्या करना है, कुछ तो टाइम लगा होगा। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड थी तो ज़्यादा टाइम लगा होगा यहाँ पे। टाइम टाइम फ्रॉम ए टू बी ज़्यादा लगा होगा क्योंकि स्पीड कम है। और जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे बी से, तो टाइम कम लगा होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो एवरेज के केस में हमें क्या करना है, हमें स्पीड की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का टाइम है, ए से बी और बी से, टाइम नहीं बदलना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो अभी अलग हो गया, तो हमें ऐसी स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है कि दोनों में टाइम सेम लगे। जैसे इसको कहते हैं टाइम ए बी और टाइम बी ए। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, ये इनिशियल सिनेरियो का। तो हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, बचपन से ही बढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अब यहाँ का टाइम निकालूँ अगर मैं ए से बी का, तो पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ का अगर टाइम निकालें तो टाइम ऑफ ए बी, टी ए से बी, टी ए से बी आ जाएगा एक्स अपॉन, यहाँ की स्पीड है 20, एक्स अपॉन 20, और टी टाइम बी से ए आ जाएगा एक्स अपॉन 30।
तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो x/20 प्लस x/30 इक्वल टू, अब जो हमको अपना एवरेज वाला केस निकालना है, ये दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा x, क्योंकि हमने किलोमीटर में तो चेंज ही नहीं किया, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। तो x रहेगा, एक आने का और एक जाने का, क्योंकि अब एक ही बारी में करना है ये। तो 2x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस और अपनी अब एवरेज स्पीड लिख देंगे यहाँ पे, स्पीड एवरेज। तो अगर अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, बेसिकली 60 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 3x प्लस 2x इक्वल टू 2x अपॉन एस एवरेज। तो यहाँ पे 5x डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एस एवरेज। यहाँ x से x कट गया और एस एवरेज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये 12 आ जाएगा, और ये 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने, इसका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर हमें गिवन होता कि हमें ये एवरेज निकालना ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, अगर ये पहले मेंशन होता तो फिर 25 ही आता इसका आंसर, जो कि मीन के इक्वल ही होता, एम के इक्वल। और टाइम के केस में आएगा ये 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपको हमेशा चेक करना है कि गिवन है या नहीं है, तो इसलिए हम ब्लाइंडली नहीं कर सकते। तो इस तभी अलग आया टाइम के केस में, और स्पीड के केस में सेम आएगा। तो यही डिफरेंस है एवरेज और एम का, हमें मेंशन होना जरूरी है। और नहीं है तो दो सिनेरियो बने स्पीड और टाइम के, तो उनमें डिफरेंस आ गया। तो चलिए एक नोट भी लिखा है मैंने, एज इन दिस क्वेश्चन इट वॉज नॉट मेंशन टू फाइंड एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ये मेंशन नहीं था कि हमें स्पीड के बेसिस पे निकालना है। सो वी विल फाइंड द एवरेज स्पीड कंसीडरिंग द टाइम इक्वल, पॉइंट ए से बी जाने का और बी से ए जाने का टाइम इक्वल करना है। तो इनिशियली जो टाइम था, टोटल टाइम, ये पहले T1 था जो कि ज़्यादा टाइम लग रहा था, फिर T2 था, ये T1 प्लस T2 इक्वल टू उसका टोटल टाइम कर देना है। बस यही करना, इक्वेट किया है और हमने कुछ नहीं किया। तो अब आगे देखते हैं। एवरेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेप्ट अबव टू सिनेरियोज। तो हमने देखा एवरेज बस एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ही है। बस जो भी हमने दो एग्जांपल ऊपर लिए हैं, एक तो वो इन्फॉर्मेशन वाला हो गया जीरो के केस में, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो जीरो को कंसीडर करना है, वरना नहीं करना। और सेकंड जो भी हमने एग्जांपल देखा है, तो वरना हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा एवरेज का। तो रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए एवरेज इक्वल टू मीन ही हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन है, व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेके 50 तक। तो आज इसका हम करते हैं। तो एवरेज का भी फॉर्मूला हमने देखा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें तो पहले अब इसका सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालना है, तो हमने को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताइए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो जैसा कि यहाँ पे 50 है, 50 एन है, एन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई टू। ये तो हो गया सम। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो गिवन ही है, ये एन इक्वल टू 50। तो बस ये फॉर्मूला में प्लग कर देते हैं, 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई 50। तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, और ये 51 डिवाइडेड बाई टू आ गया, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 25.5। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स एवरेज डायरेक्टली। तो बेसिकली आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 1 से लेके 50 तक, जो बिल्कुल अभी ऊपर क्वेश्चन की है, बस उसकी अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे लॉजिक बेस्ड। तो इसको देखते हैं। जैसे ये 1 से लेके 50 तक दे रखा है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है कि इसके बीच में एलिमेंट्स कौन से होंगे। जैसे जब भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, तो आपको उसके बीच में दो एलिमेंट्स मिलेंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हमेशा एक ही मिलेगा। तो बेसिकली इवन के केस में आपको दो एलिमेंट्स मिलेंगे, टू एलिमेंट्स सेंटर में।
और ये हो जाएगा इवन के केस में, इवन। और ऑड के केस में आपको हमेशा वन एलिमेंट मिलेगा सेंटर में। तो ये हमेशा याद रखना। तो इस केस के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे सेंटर मोस्ट एलिमेंट्स कौन से होंगे, 25, और एक दूसरा होगा 26। तो अब हमें इसका भी एवरेज लेना है, जो कि 25.5 हो जाएगा। तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर्स का एवरेज डायरेक्टली निकालना है और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, तो उसका हम कह सकते हैं n+1/2। हमें यही तो देखने को मिला यहाँ पे, जैसे n50 था, तो हमने क्या किया, इसमें पुट करेंगे 50+1/2, 51/2 इक्वल आ गया, और ये 25.5 उसके इक्वल है। तो ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, n+1/2। ये होगा नेचुरल नंबर्स के केस में, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और अगर हम इवन नंबर ले लें, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 2, 4, 6, 8, 10, मतलब फर्स्ट एन मतलब 2 से ही स्टार्ट होने चाहिए, एन तक कितने भी जा सकते हैं। तो इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे, तो सेंटर मोस्ट कौन सा होगा, जैसे 2 इस साइड हो गए, 8 और 10 इस साइड हो गए, और ये 6 सेंटर में आ गया, तो इसका एवरेज 6 हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 6। और इसके केस में देखें, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो बीच में तो कोई एलिमेंट ही नहीं आया, तो फिर हम दो को लेंगे। मैंने बताया ना अभी, अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो दो एलिमेंट सेंटर में आएंगे और हमें उसका भी एवरेज लेना है। तो 6+8/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिला, कुछ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर वाले में 5 थे, और यहाँ पे कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, और आंसर हमेशा उससे एक ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला इक्वल टू n+1। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फॉर्मूला इक्वल टू n+1 इन केस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इवन एंड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला n+1, ये मैंने बॉक्स बनाया था, रिजल्ट याद कर सकते हैं। उसके केस में होगा n+1/2, एन नेचुरल नंबर्स के केस में, और फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स के केस में हो जाएगा n+1। अभी हमने देखा। तो अब हम ओड की बात करेंगे, ऑड नंबर्स की। तो जैसे ये 5 सेंटर में आ रहा है, ये 7, 9 उधर हो गया, 1, 3 इधर हो गया, तो इसका एवरेज डायरेक्टली 5 हो जाएगा, 5, डायरेक्टली 5 हो जाएगा एवरेज। और इस केस के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे सेंटर में, क्योंकि इवन नंबर ऑफ है, एलिमेंट्स है, और इसका एवरेज लेंगे 3+5/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 8/2, 4। और अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट के केस में, और आंसर हमारा है 5। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और हमारा आंसर क्या है, 4। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं कि ऑड के केस के अंदर एन हो जाएगा फॉर्मूला, एन। ये मैंने बॉक्स भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एन हो जाएगा। फर्स्ट वाले के केस में जब एन नेचुरल नंबर्स है, जिसमें ओड भी है इवन भी है, उसके केस में n+1/2, इवन वाले के केस के अंदर n+1, और ऑड वाले के केस में n। तो अब ये देखो, मैंने रिजल्ट लिख दिया था, नेचुरल के केस के अंदर n+1/2, इवन के केस में n+1, और ऑड के केस में n। तो और बाकी क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेस्ट गो विद एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए है, जैसे नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, 2, 3, 4 एंड नेचुरल के लिए, इवन के लिए होएगा 2, 4, 6 अप टू एन, ऑड के लिए होगा 1, 3, 5, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होने चाहिए, और नेचुरल के लिए 1, 2, 3 अप टू एन। तो ये कंडीशन है, ये रिजल्ट्स इन्हीं के लिए वैलिड है। और अगर इसके बाहर से पूछ ले तो आपको फिर ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। विद above results we can also calculate sum of first and odd numbers। तो भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यही वाला, एवरेज इक्वल टू, अभी हम कुछ डिराइव करने जा रहे हैं, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम क्या हो जाएगा, सम सम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो n हो गई,
और एवरेज देखो ओड के केस में, अभी हम ओड के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ओड के केस में क्या हो जाएगा, एन है, अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया था, एवरेज का एन, तो एन, तो हमने अब क्या डिराइव कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ऑड, ये ऑड के केस का है, ऑड, ऑड एन नेचुरल नंबर्स का सम, का सम हमेशा एन स्क्वेयर ही होगा, अभी हमने डिराइव किया, तो ऐसे ही हम इवन के लिए करेंगे, जैसे अभी हमने ये किया ना ऑड के लिए, अब ऐसे ही इवन के लिए करेंगे, तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज, टोटल अपने एन एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एवरेज अभी हमने निकाला है इवन के लिए, ये रहा एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, तो ये एक रिजल्ट हो गया, आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने रिजल्ट लिख दिया, ये सम ऑफ इवन के केस में एन इंटू एन प्लस वन, और सम ऑफ ऑड एन नेचुरल नंबर्स के लिए एन स्क्वेयर, अभी हमने देखो ये डिराइव किया, एन इंटू एन प्लस वन और ऊपर एन स्क्वेयर, और ये एन इंटू एन प्लस वन, तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं आज, 10-12 हैं, आराम से करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 हम लिख लेते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लिया हमने, तो हमको इसका एवरेज निकालना है, तो अभी हम क्या देखेंगे, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, 12, 12, 12 और 12, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के में हमको हमेशा सिर्फ एक ही मिलता है, सेंटर पे, बिल्कुल बीच में, तो वही आंसर हो जाएगा 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, 36, अब आगे मूव करते हैं, a class with 20 students has the average age as 16 years, मतलब क्लास में 20 स्टूडेंट्स हमें गिवन है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज हमें गिवन है 16 ईयर्स, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो 20 स्टूडेंट हैं, ऐसे ही एक दो ऐसे ऐसे करके 20 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे करके 20 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 20, उनका एवरेज है 16 ईयर्स, तो मतलब हम मान सकते हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एवरेज गिवन है सबका, 16 16 16 16 16 सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमें एवरेज गिवन है, एवरेज इज ऑल अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबका कंट्रीब्यूशन अभी 16 हो गया, तो व्हेन द टीचर इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, तो एक और ऐड हो गया, जो कि इनका टीचर था, टीचर ऐड हो गया उस ग्रुप के अंदर, तो एवरेज 18 हो गया, तो मतलब उसकी एज ज़्यादा है, टीचर की तो ऑब्वियसली एज ज़्यादा ही होगी, तो इसकी एक्सलेट कर लेते हैं, एज थी, तो इसका ग्रुप, इसका एवरेज बढ़ गया इस पूरे ग्रुप का, पहले 20 मेंबर्स का था, अभी 21 मेंबर्स का, एवरेज क्या हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, तो मतलब अब मान सकते हैं कि सबका कंट्रीब्यूशन 18 18 18 है, लेकिन इनकी तो 16 16 थी, तो टीचर की एज क्या होगी, जब सबका, अगर जैसे अब टीचर की अगर 16 ही एज होती, तो एवरेज तो सेम रहता, लेकिन अब एवरेज बढ़ गया, तो टीचर अपना भी एक 18 एज तो लाया लाया है, और जो इनकी दो दो कम थी, +2 +2 +2 +2 इनकी भी कर दी, तभी तो ये 20 होंगे, मतलब तभी ये 18 होंगे, +2 +2 +2, वो अपनी 18 एज तो लाया ही लाया है, और +2 अपने 20 स्टूडेंट्स की भी लाया आके, तो फिर इसकी एज क्या होगी, एक तो 18 प्लस प्लस 2 इंटू जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 20, तो 40 प्लस 18, तो इसकी एज 58 है, ये रहा अभी दिखा, 58 ये कैलकुलेशन है,
मतलब दोबारा समझा देता हूँ, जैसे 20 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज 16 ईयर्स था, तो मतलब सबका कंट्रीब्यूशन 16 16 16 16 16 था। तो एक टीचर की एज उसमें और ऐड कर दी। अगर टीचर की भी एज 16 होती तो उनका एवरेज नहीं बदलता, तब 16 ही रहता, लेकिन बढ़ गया। तो मतलब उसके बाद सबकी एज हम 18 मान सकते हैं। तो टीचर की तो 18 थी क्योंकि एवरेज 18 है, और इन सबकी भी 18 18 18 होगी, लेकिन इनकी तो असली में 16 थी सबकी। तो ये प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐड हुआ 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो 18 प्लस टू इंटू 20, तो 40 प्लस 18 58। मतलब जो भी उनका कंट्रीब्यूशन एकदम 18 हो गया, तो वो टीचर की वजह से ऐड ऑन हुआ है, तो इसलिए 58 हो गया। और अभी एक फॉर्मूला बेस्ड भी इसे कर लेते हैं। ये तो लॉजिकल बेस्ड था, मतलब बिना फॉर्मूला के खुद से सोचना। अभी फॉर्मूला बेस्ड भी करते हैं, वही मीन वाला फॉर्मूला। तो अभी हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भी हम सम निकाल लेंगे। तो सम क्या हो जाएगा? सम इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल। तो इसका अभी एवरेज क्या था इनिशियल स्टेज पे? सबका 16 ईयर्स था, ये रहा। 16 ईयर्स पहले एवरेज था, और 20 स्टूडेंट्स थे, एन था 20, इक्वल टू सम। अभी हम इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 16 टू ज़ा 32, और ये एक और जीरो है 320। और उसके बाद हमें गिवन है व्हेन द टीचर इज इंक्लूडेड, तो मतलब अब एक पर्सन और ऐड हो गया, तो एन की वैल्यू अब 21 हो जाएगी। द एवरेज बिकम्स 18 ईयर्स। अब 18 हो गया एवरेज। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 इंटू 21 की कैलकुलेशन क्या आएगी? एक सेकेंड। 18 इंटू 21, ये आ गया 378। 378। तो देखो, ये सम था 20 लोगों का, मतलब 20 बच्चों का। ये 20 बच्चों का सम था, और ये था 21 का सम। अगर मैं माइनस S21 S21 माइनस S20 कर दूंगा, तो क्या मुझे टीचर की एज नहीं मिल जाएगी? एज ऑफ टीचर। क्योंकि 20, जैसे लेट कर लो कि 20 स्टूडेंट्स का सम था एज का x, और उसमें मैंने टीचर का कर दिया ऐड y। तो x प्लस वाई, अगर मैं x प्लस वाई माइनस x कर दूंगा, तो क्या मुझे टीचर की एज ही नहीं मिल जाएगी? y। तो वही करना है अब यहाँ पे। 21 का सम था 378, और इसका है 320। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर? 378 माइनस 320, तो 58 आ जाएगा। 58 आंसर। देखो, ये सेकंड मेथड हो गया। और जो मैंने ये जो पहले किया था लॉजिकल बेस्ड, इसका मैं कलर बदल देता हूँ, इसका कर देता हूँ ये। देखो, इसका आंसर भी हमारा 58 ही आया था। एक सेकेंड। देखो, इसका आंसर भी 58 आया था यहाँ पे। 58, और यहाँ पे 58। तो ये दो मेथड है, हम इस पे किसी पे भी कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, और एक हो गया लॉजिकल बेस्ड, मतलब खुद से सोच के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉइज एज द एवरेज एज 20 ईयर्स, इफ टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड। एक सेकंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। हाँ, ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉइज हैज द एवरेज एज 20 ईयर्स, इफ टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप। मतलब 10 एम्प्लॉइज आपको गिवन है। 10 एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज, इनका एवरेज गिवन है 20 ईयर्स। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 एम्प्लॉइज सारे 20 ईयर्स के हैं, क्योंकि हमें एवरेज गिवन है। कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनमें, 20 20 20 20 20। इफ टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, तो 10 एम्प्लॉइज है, इसमें से एक एम्प्लॉय हटा दिया, वो टीम लीडर है, तो 9 एम्प्लॉइज बच गए। अब इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 9 एम्प्लॉइज डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। तो मतलब, अब जैसे पहले था 20 ईयर्स एवरेज था इनिशियली, ये इनिशियली। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे जो 9 एम्प्लॉइज बचे उनकी 2 मंथ से डिक्रीज हो गई। 2 मंथ से डिक्रीज हो गई। तो कितने एम्प्लॉइज थे ये? 9 एम्प्लॉइज थे, और मंथ्स कितने हो गए? 18। तो 18 हो गए।
तो 18, 18 को अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करें, ये मंथ्स है बेसिकली मंथ्स, तो 18 मंथ्स है। मंथ्स को हम करें डिवाइड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा? शायद 1.5 ईयर्स आ जाएगा। 1.5, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 1.5 ईयर्स आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो 10 एम्प्लॉइज थे ना, इनकी इनिशियली एवरेज था 20, मतलब 10 एम्प्लॉइज थे और वो सारे 10 20 20 20 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उसमें से एक बंदा था जो कि टीम लीडर था, उसको हमने हटा दिया। तो बाद में 9 एम्प्लॉइज बच गए, तो उसका डिक्रीज हो गई, एवरेज डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक बंदा निकल गया तो एवरेज डिक्रीज हो गया। अगर वो अगर वो 20 ईयर्स थे उसके, अगर 20 का ही होता और वो चला जाता, तो तब भी 20 रहता, लेकिन वो ज्यादा का था और वो दूसरों का डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया मतलब उनके कंट्रीब्यूशन में से कुछ ले गया। इसमें गिवन है कि वो 2 मंथ्स लेके गया है। अब बाकी कितने एम्प्लॉइज थे? 9 एम्प्लॉइज थे, और और कितने मंथ्स लेके गए? 2। अब हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब वो 1.5 ईयर्स इनमें से ले गया। 1.5 ईयर्स इनमें से ले गया, और 20 तो उसका खुद का ही था। तो 20 प्लस 1.5 इक्वल टू 21.5। ये आंसर आ जाएगा। 21.5 ईयर्स का मतलब वो टीम लीडर था। चलो ये तो हो गया लॉजिकली। अब हम देखते हैं इसको वही फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड से तो काफ़ी इजी हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया और आ जाएगा आंसर आपका। तो फॉर्मूला वही अपना लगाना है हमने, एवरेज। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू सम के इक्वल आ जाएगा ये। सम के इक्वल आ जाएगा। तो हमको पहले वाले केस में क्या गिवन है? अ टीम ऑफ 10 एम्प्लॉइज। तो हमको गिवन है कि 10 एम्प्लॉइज है, तो टोटल में आ जाएगा 10, और एवरेज इनका था 20। 20 इक्वल टू, इसका सम निकाल लेंगे, ये तो हमको निकालना है। तो 200, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं क्या था, सम हमने माइनस कर दिया था, बिल्कुल सिमिलरली सेम करना है। 200, ठीक है। और इसके बाद इफ टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड, अब एक बंदा कम हो गया, 9, ठीक है, एन की वैल्यू डिक्रीज होगी, 9 हो गई। तो उसका तो उसमें से डिक्रीज हो गया क्या, 2 मंथ्स हो गया था हर एक में से। तो इसका एवरेज 2 मंथ्स कम हो गया, तो इसको 19 लिखेंगे और 10/12 लिखेंगे, क्योंकि एक साल बनाता है ना पूरा 12 मंथ्स, उसमें से 2 मंथ्स कम कर दिए, तो 10/12। तो इसकी अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 19 इंटू 12, इसको करना पड़ेगा 19 इंटू 12, 19 इंटू 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये आ गया 178.5। तो अब ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। 200 माइनस 178.5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 21.5, वही जो हमने ये किया था ना, ये वाला। इसका आंसर भी 21.5 आया था। तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो। देखो ये रहा 21.5, 20 + 1.5, 20.5। तो आपको ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, ये लॉजिक बेस्ड हो गया, लॉजिक बेस्ड। और ये आपका हो गया फॉर्मूला बेस्ड। तो जो भी आपको सही लगे कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो हमें गिवन है इन ए स्कूल विद 15 टीचर्स। तो मतलब एक स्कूल में 15 टीचर्स हैं, द एवरेज मंथली सैलरी इज ₹4500। तो मतलब हम 15 टीचर्स की हर एक की सैलरी मान सकते हैं 4500 रुपीज, सबकी 45 4500 है। देन 3 टीचर्स लेफ्ट द, तो 3 टीचर्स ने लेफ्ट कर दिया, तो अब 12 टीचर बच गए। द एवरेज मंथली सैलरी डिक्रीज बाय ₹500। तो अब जो 12 लोग थे, पहले 15 थे, उनमें से 3 टीचर्स ने स्कूल लेफ्ट कर दिया, और 12 टीचर्स जो बचे उनकी डिक्रीज होगी। तो पहले 4500 थी, उसमें से 500 लेस हो जाएगा। ये लिखा ना, डिक्रीज बाय ₹500, ₹500। तो फिर ये हो जाएगा रुपीज, मतलब 4000 हो जाएगी उनकी एवरेज। मतलब 12 लोगों की 4000 4000 4000। तो मतलब इनकी तो 4500 होनी चाहिए थी, वो लेके चले गए इनकी 500। तो 500 कितने लोगों की देखे गए हैं? ये 12 लोगों की लेके गए हैं, क्योंकि वो टोटल 15 से थे, 3 चले गए तो 12 हो गए। तो मतलब 60 आ जाएगा, और ये 60 मतलब 6000 रुपीज इनके ले गए। 6000 रुपीज लेके गए, क्योंकि मतलब पहले एवरेज हमारा था 4500। अगर वो 4500 के पूरे ही लेके जाते, तो एवरेज 4500 लेता, लेकिन इनका एवरेज कम हो गया, तो मतलब 4500 में तीनों टीचर कुछ ज़्यादा लेके गए हैं।
वरना इनका एवरेज कम नहीं होता। अगर पूरे 4500 लेके जाते तो इनकी एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 4500 प्लस एक्स लेके गए हैं तीन टीचर्स। तो अब इनका जितना कम हुआ, इनका 6000 जितना इनका कम हुआ है, इनका जितना कम हुआ है वो उतना ही तो लेके गए होंगे। अब इनका टोटल 6000 कम हुआ है और तीन लोग लेके गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 6000 डिवाइडेड बाई थ्री, ये आ गया 2000। 2000 तो 4500 प्लस 2000, ये 6500। तो 6500 था एक बंदे का, एक टीचर का। तो एज एज हमें यही पूछा हुआ है थ्री टीचर्स का, तो थ्री टीचर्स का भी हम मान ही सकते हैं 6500 होगा। ये तो दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक टीचर का निकाल दिया, लेकिन हमें पूछा हुआ है सैलरी ऑफ थ्री टीचर्स का एवरेज निकालना है। तो 4500 तो पहले ही एवरेज था उनका। और अब हमें क्या करना है, 6000 थ्री में डिवाइड कर देना है। 6000 थ्री में ये क्या हो जाएगा, 2000 आ गया। और डायरेक्टली 4500, ये उनकी एवरेज वैल्यू थी क्योंकि पहले 4500 था ना एवरेज। तो ये था, और अब जो लेस हुआ वो मैंने एवरेज उसका ले लिया। अब उसका एवरेज आ गया 2000। तो 2000, तो 6500 इसका आंसर आ जाएगा। 6500। तो चलो ये तो लॉजिक बेस्ड हो गया, अब इसको फॉर्मूला बेस्ड करते हैं। 6500, हमारा इसका आंसर आया है 6500। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला बेस्ड मेथड से देखते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड में वही फॉर्मूला लगेगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हमें एवरेज कितना गिवन था, ये रहा रुपीज़ 4500। 4500 और कितने टीचर्स थे, 15 टीचर्स थे। तो इसका सम निकालना पड़ेगा, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4500 इंटू 15, 67500, 67500। तो उसके बाद हमें क्या गिवन है, थ्री टीचर्स लेफ्ट कर गए, तो फिर 12 हो जाएगा टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 हो जाएंगी, -3 हो जाएंगी। और 4500 था पहले और उसमें से डिक्रीज हो गया 500, तो ये 4000 हो जाएगा। अब इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4000 इंटू 12, तो ये आ गया 48,000। तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 67500 -48,000, तो इसका आंसर आ रहा है 19,500। तो मतलब 19,500 टोटल आ गया। टोटल, ये टोटल थ्री टीचर्स का सम आ गया। मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, एक सेकंड। ये रहा टोटल, टोटल आ जाएगा 19,500, ये सम आ गया इसका। और अब हमको तो एवरेज निकालना है, तो 19,500 डिवाइडेड बाई थ्री, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 19,500 डिवाइड बाई थ्री, 6500। सेम, सेम आंसर, 6500, 6500। तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें द एवरेज स्कोर, the average score of a class of 40 students is 52. What will be the average student of score of the rest of the students if the average score of 10 students, 10 of the students is 61? तो मतलब बेसिकली 40 स्टूडेंट्स हैं। तो इसने क्या कर रखा है हमें, इसने हमको 10 स्टूडेंट्स का एवरेज बता रखा है। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज बता रखा है और 30 स्टूडेंट्स मतलब टोटल हो गए, इसका इसने एवरेज बता दिया हमें 61। और स्टूडेंट्स इज 52, मतलब पहले इनिशियली ना 40 स्टूडेंट्स का एवरेज 52 था। 52 था सबका, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन 52 52 52 था, 40 के 40। लेकिन 10 का क्या हुआ, अलग से इन्होंने एवरेज बता दिया जो कि 61 हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चार मान लेता हूँ, एक, दो, तीन, चार, यहीं पे ब्रेक कर लेता हूँ। ये 10, ये 10 बच्चे, 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स और 10। तो मतलब फोर ग्रुप्स बन गए, फोर ग्रुप्स बन गए। तो इनका इनिशियली पहले क्या था, अब इनका इनिशियली देखते हैं, इन चारों ग्रुप्स का। ये तो 10 वाले ऊपर वाले हो गए और एक ही नीचे वाला हो गया। इनका इनिशियली था पहले
52, 52, 52, 52, 52, पूरी एंटायर क्लास का गिवन था। बाद में इन्होंने हमें बता दिया कि एक ग्रुप का तो एवरेज 61 है, तो मतलब 61 हो गया, तो एक ग्रुप का बढ़ गया, मतलब पहले एवरेज 52 था, बाद में 61 हो गया, तो बढ़ गया। तो बेसिकली इतना अगर बढ़ा है तो इनमें से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। अब हम ये देखेंगे कि बड़ा कितना है, कितना बड़ा है, इंक्रीमेंट कितना है, 61 माइनस 52, तो ये तो 9 बड़ा है, 9, 8, 9, हाँ, 9, 9 का इंक्रीज हो गया। तो ये 9 का एक ग्रुप में इंक्रीज हुआ है, तो बाकियों में डिक्रीज हुआ होगा, तो 9 का डिक्रीज हुआ है। तो बेसिकली 9 का डिक्रीज हुआ है, तो 9 और 3 ग्रुप्स हैं अलग अलग, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 3। तो मतलब हर एक में से, मतलब समझ गए ना, 3 है, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, तो मतलब 3 मतलब 3 का बाकी ग्रुप में से डिक्रीज हुआ है, तो 52 माइनस 3, माइनस 3, माइनस 3, और ये +9 हो गया यहाँ पे +9 हो गया, +9, वो यहाँ से भरपाई करनी पड़ेगी। तो 49, 49, 49, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 49, ये इसका आंसर। चलो ये तो लॉजिक बेस से हो गया। अब हम इसको देखते हैं फॉर्मूला बेस से। वही सेम फॉर्मूला, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज हमारा कितना था पहले स्टूडेंट्स का, 40, मतलब 40 स्टूडेंट्स थे और 52 उनका एवरेज था, तो इसका सम निकाल लेते हैं, 40 इंटू 52, 2080। और बाद में क्या था एवरेज उनका, बाद में हमें एवरेज गिवन है 30 स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज हो गया 10। नहीं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, तो अभी कुछ क्लिक किया, हमें एवरेज निकालना है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, मतलब हमें एवरेज निकालना है 30 स्टूडेंट्स वालों का। तो अगर हम सम माइनस कर दें 40 में से, S40 मतलब सबका सम, माइनस कर दें एस उसका एवरेज 10 वालों का जो बचे हैं, और डिवाइड बाई कर दें 30 का निकालना है। अब S40 कितना होगा, 40 का एवरेज कितना है, सम 40 होगा, 40 इंटू 52 माइनस, माइनस एवरेज ऑफ 10, तो 10, ये S10 हो जाएगा, S10, S10, मतलब जो सम गिवन है ना हमें ऊपर वालों का, यहाँ पे 10 स्टूडेंट से 61, 10 इंटू 61 डिवाइड बाय 30, क्योंकि एवरेज हमें रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का निकालना है 30। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा सब निकल गया, ये हमने कर दिया, एवरेज 30 हो गया ये हमारा, S30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है। और S30 हमने कैसे निकाला, S40 माइनस S10, मतलब 40 स्टूडेंट्स का सम में से हमने 10 का माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2080 माइनस 10 इंटू 61, 610 डिवाइडेड बाय 30, 2080 माइनस 610 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया 49। तो एवरेज इनका आ गया 49, और हमारा इधर क्या आया था, हाँ जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया था 52 माइनस 3, ये भी 49 आया था, ये रहा 49, 49, 49। तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ ए स्कूल ऑफ 40 टीचर्स, मतलब 40 टीचर्स का वेट 80 केजी है, 80 केजी है, तो मतलब मान के चल रहे हैं ये 40 टीचर्स हैं, ये 40 टीचर्स हैं, 40, और इनका वेट है 80 केजी। और एक और क्या हुआ, एक और प्रिंसिपल का ऐड हो गया, 40 तो थे ही थे, इसके अंदर एक प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ऐड हो गया और जो टोटल एवरेज था वो डिक्रीज हो गया बाय 1 kg। मतलब सबका 20 बाद में 79 हो गया, सबका कंट्रीब्यूशन बाद में 79 हो गया, 80 माइनस 1। तो हमको प्रिंसिपल का वेट बताना है ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का वेट क्या होगा। तो बेसिकली अगर प्रिंसिपल 80 kg के साथ आता तो इनका एवरेज में कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी, वो तो फिर 80 का 80 ही रहता। बट अब डिक्रीज हो गया, तो कितना कितना डिक्रीज हुआ है इसमें बताया गया है कि डिक्रीज बाय 1 kg। तो सबका अब मतलब पूरा एवरेज 1 kg से डिक्रीज हुआ है, तो मतलब हर एक टीचर का स्कूल में -1 हो गया, -1 -1 और इसका भी बाद में 79 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 79 ना, अगर वो 80 के साथ आता तो एवरेज सेम रहता, लेकिन अब डिक्रीज हुआ तो -1 इंटू जितने टीचर्स हैं 40 और ये 41, तो -41। तो इसका वेट हो जाएगा 80 -41, जो कि 39 आ जाएगा। इसका आंसर 39 है। तो बेसिकली क्या है, 40 टीचर्स का वेट 80 kg भी बनता, तो उसमें एक प्रिंसिपल और ऐड हो गया। अगर प्रिंसिपल का वेट भी 80 kg होता तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन अब डिक्रीज हो गया एवरेज, तो मतलब उसका वेट कम था और उसकी वजह से सब में डिक्रीज हो गया -1 का। -1 का मतलब हर एक टीचर में से डिक्रीज हो गया, -1 -1 -1। तो कितने टाइम्स हो गया, 40। और एक प्रिंसिपल का भी, क्योंकि उसको 80 के साथ आना चाहिए था अगर एवरेज ना डिक्रीज हो, लेकिन वो कम हो गया तो एक। तो कितना हो गया, 40 टीचर्स एक प्रिंसिपल का, 80 -41। मतलब उसको 80 पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना अपना वेट दिया, और उसके चक्कर में ओवरऑल ही कम ही हो गया, 79 हो गया। तो इसका आंसर 39 आ जाएगा। ये है इसका आंसर 39। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है अभिजीत एंड दया इज 20 years old। इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है। देयर एवरेज एज 5 years हैंस विल बी, मतलब 5 साल बाद उनकी कितनी हो जाएगी, 20 + 5 20 + 5। तो जब दोनों में ही इक्वल ऐड हो रहा है तो एवरेज में क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 25 ही आ जाएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज इज 1500। 20 एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी रुपीज 1500 है। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज बिकम्स ए रुपीज 1600। मतलब 20 एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी है 1500, तो मान के चल सकते हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1500 का है। मतलब मान के चल सकते हैं कि सबकी सैलरी ही 1500 है, लेकिन मैनेजर की आते ही सबकी एवरेज हो गया 1600। 1600। तो बेसिकली ये अपना तो एक्स्ट्रा 100 लाया ही लाया, और इन्होंने इसने इनकी भी सबकी सैलरी 1600 कर दी। तो कितने बंदे थे पहले, 20। तो 1600 इसके तो है ही है, ये जो भी मैनेजर है, मैनेजर के 1600 खुद के तो थे ही थे, प्लस इसने 100 सबके 20 एम्प्लॉइज के बढ़ा दिए। तो 100 × 20 प्लस 2000। तो मतलब इसकी सैलरी थी 3600। सॉल्व करने पे यही आएगी। एक सेकंड में ऊपर कर देता हूँ। 1600, तो मतलब उसकी 1600 खुद की तो थी, प्लस उसने 100 रुपीज़ लाया पर 100 सबके लाया, 20 पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो 1600 प्लस 2000, तो कितना आ जाएगा, 3600। तो यही यही हमारा आंसर है, ये बी ऑप्शन 3600। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस से भी, मतलब वो तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, करके दिखा देता हूँ। तो क्या, एवरेज इंटू सम, सॉरी एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सम। तो पहले एवरेज इनका कितना था, 1500। एम्प्लॉयज़ कितने थे, 20। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 30 और ये 3 ज़ीरोज़। अब बाद में क्या हुआ, इनका एवरेज हो गया 1600 और एक एम्प्लॉय भी बढ़ गया, मतलब एक बंदा और कंसीडर हो गया एवरेज के लिए। तो इसका अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1600 इंटू 21, विच इज़ 33,600। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसकी मैनेजर की सैलरी आ जाएगी।
600 minus 30,000, which is nothing but 3600. Same answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. 3 years ago the average age of a family of 5 members, मतलब 5 मेंबर्स है फैमिली के अंदर, 5 मेंबर्स है फैमिली के अंदर, और उनकी एवरेज एज है 17 ईयर्स. 17 ईयर्स है. तो बेसिकली क्या कहा है, बेबी हैविंग बीन बोर्न, मतलब जब एवरेज की कैलकुलेशन हो गई 17 ईयर्स, 3 साल पहले जब उनकी एवरेज की कैलकुलेशन हुई तो 17 ईयर्स आई, और उसके बाद उनके घर में बेबी बॉर्न हुआ. द एवरेज ऑफ द फैमिली रिमेन द सेम टुडे. मतलब उसके चक्कर में एवरेज ही नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उनकी एज तो बढ़ी. जैसे मैं बताता हूँ, 17 ईयर्स थी उनकी, अब 3 साल के बाद +3 ईयर्स के बाद उन सबकी क्या हो जाएगी एवरेज, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स हो जाएगी. लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उनके घर में कोई बेबी हुआ, और उसके बाद उसका एवरेज ही डिक्रीज हो गया. तो बेसिकली बेबी का कितना हुआ होगा, जैसे, तो सबका कितना कितना लॉस हुआ. उनको सबको 20 20 होना था, तो 20 ईयर्स के 5 पीपल हैं, 20 ईयर्स के 5 मेंबर्स हैं घर में, 5 मेंबर्स घर में है. लेकिन बेबी होने पे सबकी एवरेज फिर भी 3 साल बाद भी सेम रही, 17. तो कितने का लॉस हुआ, 20 20, जैसे 20 20, ये 3 मेंबर्स हैं, 20 20 20. लेकिन बाद में इनकी फिर से 17 आ गई, तो -3 -3 -3 -3 -3, तो कितने हो गए, 3 × 15, और एक बेबी का भी इंक्लूड होगा -3, क्योंकि एवरेज तो उसका भी इतना रहा ना 17, एक उसकी वजह से भी रहा. तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर वो 20 ईयर्स का ही होता तो एवरेज 20 रहता, लेकिन 17 हो गया. तो 20 - 18 इक्वल टू 2 ईयर्स का है उनका, 2 ईयर्स का. तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूँ कि फैमिली में 5 मेंबर्स थे, और उनकी एवरेज एज जो कि गिवन थी 3 साल पहले 17 ईयर्स, 17 ईयर्स हमें गिवन थी, तो +3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी. 20 ईयर्स के मतलब 5 लोग, 20 20 20 20 20. तो 3 साल बाद 20 होनी थी, लेकिन फिर भी 17 रिमेन रही. तो -3 -3 -3 -3. अगर बेबी 20 के साथ ही आता, तो इसका घर का, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, 20 से ही आता तो एवरेज 20 ही रहता. तो एक तो उसका -3, क्योंकि एवरेज 17 है, -3 ये रहा उसका, ये बेबी का है. एक फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, 15 मेंबर. तो 20 में से ये माइनस कर देंगे, -3 -6, ये -9 -12 -15 -18. तो 20 -18 2 ईयर्स. तो अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो. कि फॉर्मूला से करना आसान है, लॉजिकली सोचना थोड़ा सा टीडियस रहता है. तो देखते हैं आप. तो वही फॉर्मूला अपना, सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो बेसिकली पहले अपना एवरेज क्या था, एवरेज था 17 ईयर्स, और टोटल हम कितने थे, 5. ये सम आ गया, इसका सम आ गया 17 × 5, विच इज 85. बाद में सम क्या हो गया, बाद में भी 17 रहा, लेकिन अब मेंबर 6 हो गए. तो 17 × 6, 102. तो 102 -85 करेंगे, क्योंकि हमको इनके सम का डिफरेंस चाहिए. तो 102 -85, 15, और ये, एक सेकेंड, 17 × 6, 102. तो 102 -85, विच इज 70. तो मैंने यहाँ पे ना एक गलती कर दी, यहाँ पे 17 नहीं आएगा, ये तो 3 ईयर्स पहले वाली ले ली, हमें तो करंट एज लेनी है 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि वो 3 ईयर्स पहले की बताई हुई थी 17, हमें तो प्रेजेंट की पता लगानी थी, मतलब यूज़ करनी है 20 × 5, ये हो जाएगा 100.
तो वही करना है 100 माइनस 102 माइनस 102 माइनस 100, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आ जाएगा, सेम आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 20 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स एगो, तो उनकी एज थी 20 ईयर्स, 12 ईयर्स एगो। तो उनकी नाउ क्या होगी, ये प्लस 12 कर देंगे फॉर नाउ। नाउ उनकी होगी 32 ईयर्स। ये एवरेज है, ये एवरेज है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ की एज का एवरेज है। तो द एवरेज एज इज सेम टूडे, सेम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है वो आगे बता रहा है। दे हैविंग 2 चिल्ड्रन, तो बेसिकली 12 साल पहले इनकी एवरेज थी 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, लेकिन 12 साल बाद इनकी जो 32 होनी चाहिए थी एवरेज, वो इनकी अब वापस होगी 20। बेसिकली क्यों हुई वो, क्योंकि इनके एक यंगर चाइल्ड और एक एल्डर चाइल्ड, एल्डर चाइल्ड ये ऐड हो गया इसका एवरेज, की वजह से इनकी 20 हो गई, 20। तो अब देखते हैं, ये इक्वेशन बन गई 32 तो इनका एवरेज प्लस वाई प्लस ई प्लस 32, इस दोनों की 32 ही मानेंगे, वाई बाई फोर, 420। तो ये क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू 32 प्लस 32 64 प्लस यंग प्लस एल्डर। तो यंग प्लस एल्डर इक्वल टू कितना आ गया 16, यंग प्लस एल्डर इक्वल टू 16। तो यंग प्लस एल्डर इक्वल टू 16 आ गया हमारा, ये देखो। और उसके बाद हमें एक और चीज गिवन है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन, डिफर इन एज बाय 2 ईयर्स। तो बेसिकली उनके चिल्ड्रन की एज का डिफरेंस है 2 ईयर्स। तो बेसिकली यंगर, तो यूं कर सकते हैं एल्डर माइनस यंगर इक्वल टू 2। ठीक है, एक ये इक्वेशन होगी वन और एक होगी सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई प्लस वाई इक्वल टू 16। तो वाई से वाई कट गया, 2e इक्वल टू 18, ई इक्वल टू 9 आ गया, इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। ये इसका ऑप्शन है डी, डी इक्वल टू 9, मतलब एल्डर सन की एज उसकी 9 आ गई। तो बेसिकली फिर से बता देता हूँ क्या किया। तो बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ की एज गिवन थी 12 साल पहले 20, तो उनकी हमने प्रेजेंट एज निकाली 12 ऐड करके, ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई, और ये उसका एवरेज है। तो एवरेज है, तो उनकी एज का एवरेज अभी भी सेम रहा, क्योंकि उनके दो बच्चों की भी एज ऐड होगी, 32 प्लस यंगर चाइल्ड की एज, ये यंगर चाइल्ड की एज प्लस एल्डर चाइल्ड की एज डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 32, क्योंकि उसकी वाइफ की भी एज और ये हस्बैंड की एज दोनों की ऐड होगी, प्लस यंगर प्लस एल्डर डिवाइड बाई 4, ये इक्वेशन सॉल्व की, यंगर प्लस एल्डर इक्वल टू 16। और हमको एक और रिलेशन गिवन था, एल्डर माइनस यंगर, उनकी एज का डिफरेंस 2 है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको सॉल्व करके हमने ई की वैल्यू निकाली, विच इज इक्वल टू 9, और हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ई माइनस टू, एंड e इज 9, सो 9 माइनस टू इक्वल टू 7। सो y की एज आ जाएगी 7 ईयर्स, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो यहाँ पे 9 नहीं, वो तो एल्डर की हो जाएगी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 एज, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद x इज y। तो x कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम वो पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखते हैं। तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो हमको इसका एवरेज लेना है। हमको क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद x इज y। तो इसका एवरेज क्या होएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, और ये y के इक्वल है, हमें गिवन था ऊपर कि y इज द
एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद x, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद x+2। तो यहाँ पे देखो कि x+2 खुद ही y है। तो अब हमको नेक्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स निकालने हैं। तो 6 कौन से होंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स? y, y+1, y+2, y+3, y+4, y+5। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज होगा y, y+1 प्लस y+2 प्लस y+3 प्लस y+4 प्लस y+5 डिवाइडेड बाय 6। तो अभी कितना आएगा? एक तो 6y हो गए और 1 से लेकर 1 2 3 4 का तो 10 आ गया था, और ये 15 प्लस 15 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। ये 3 से 2y प्लस 5 और नीचे आ गया 2 इंटू थ्री सॉरी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, और आंसर आ जाएगा 2y प्लस 5 डिवाइड बाई 2y प्लस 5, ये देखो, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देता हूँ। 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, हाँ तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो मैंने होमवर्क के लिए रखे थे। ये होमवर्क 1 और ये होमवर्क 2। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो ये लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। और आप ये क्या करना, इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना, फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज तो काफ़ी पढ़ लिया, ये देखो काफ़ी कुछ कर लिया आज तो, काफ़ी कुछ। चलो कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ये शॉर्ट्स बना दूंगा कुछ भी। चलो थैंक यू सो मच, फाइनली आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया। आई एम सो हैप्पी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर शायद परसेंटेज का होगा। ओके थैंक यू, बाय।